हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल हमने देखा था कि यूनिट 10 के जितने भी पूरे नोट्स थे उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए उनके बारे में हमने सारी जानकारी ली थी। फिर हमने मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके भौगोलिक वितरण से पहले उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी को क्या किया था, अपडेट किया था कि कहाँ पर जनजातियों के बारे में प्रावधान है, कौन सी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया है। तो कुछ जनजातियाँ थी जैसे कि हट्टन महोदय ने उनको आदिम जाति कहा था और धुर्वे जी ने उनको पिछड़े हिंदू कहा था। गांधी जी ने उनको गिरिजन नाम से संबोधित किया था और भारतीय संविधान उनको अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित करता है। इसी प्रकार ठक्कर बाबा जिनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं उनको क्या कहता है, उन्होंने क्या कहा था, आदिवासी कहा था ठक्कर बाबा ने। ठीक है, तो इस तरीके से उनको कई नामों से संबोधित किया गया था। आज हम फिर से थोड़ा सा उनका रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पर, देखो जो काका कालेलकर जी थे, ठक्कर बाबा थे, उन्होंने क्या कहा था, आदिवासी कहा था। ग्रेसन ने पहाड़ी जनजाति और जी.एस. धुर्वे जी ने उनको पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है। ठीक है, और जो हमारे अंग्रेज थे उन्होंने उनको दलित वर्ग कहा था। गांधी जी ने गिरिजन के नाम से उनको क्या किया था, संबोधित किया था। गांधी जी ने क्या किया था, गिरिजन। गांधी जी ने एससी को कहा है हरिजन, एससी को कहा है हरिजन और एसटी को कहा है गिरिजन। तो आज हम जनजातियों से संबंधित अगले उनके जो पड़ाव है उस पर जानेंगे कि पूरे संविधान को परिभाषित कैसे करते हैं। जैसे कल हमने परिभाषित किया था कि कोई भी जनजाति जो निश्चित क्षेत्र में रहती है, जिसकी एक विशेष भाषा होती है, एक विशेष संस्कृति होती है, उसी के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, पहचानते हैं। जनजातियों की हमने विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे जानेंगे जनजातियों के प्रावधान क्या है, उनकी भौगोलिक वितरण क्या है, भौगोलिक विशेषताएं क्या है। इस संबंध में हम संपूर्ण जानकारी को क्या करेंगे, आज एकत्रित करेंगे। कल हमने डिटेल में उनकी विशेषताएं, उनकी परिभाषा और उनको दिए गए उपनामों से संबोधित किया था। आज हम जनजातियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में जो जनजातियों के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में जनजातियों के बारे में अनुच्छेद 366 के सेक्शन, अनुच्छेद 366 के सब सेक्शन 25 में जनजातियों का विवरण दिया गया है। और अनुच्छेद 342 है उसमें भी जनजातियों के बारे में प्रावधान है। इसमें जनजातियों को क्या है, अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 342 ये कहता है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको यह शक्ति है कि वो किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकते हैं। मतलब हमारे प्रेसिडेंट महोदय अगर चाहें कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाली जाति है, उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर वो डिसाइड करें कि अगर वो विशेष क्षेत्र में रहती है, विशेष भाषा है, उसकी विशेष संस्कृति है, साधारण मानवों से उसका अलगाव है ना, उनका रहन सहन, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, तो उस आधार पर हमारे जो राष्ट्रपति महोदय उसको क्या करेंगे, एसटी के दर्जा प्रदान कर देते हैं। तो इस तरीके से संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो एसटी के बारे में क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 366-25 और अनुच्छेद 342। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। तो हमारा एक यहाँ पे प्रश्न है, वो आप बताइएगा कि जो हट्टन महोदय हैं उन्होंने जो जनजाति हैं उनको किस नाम से संबोधित किया। आप इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम जानें कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो वितरण है वो किस प्रकार है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य, यानी टोटल जितनी भी जनजाति हैं मध्य प्रदेश में वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजातियाँ। ठीक है, तो भारत में कुल कितनी 10 करोड़ 45 लाख, भारत में कुल कितनी जनजातियाँ हैं, 10 करोड़ 45 लाख जनजातियाँ क्या हैं, पाई जाती हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश अकेले में ही 1 करोड़ 53 लाख जनजाति जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यानी भारत की जो कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने परसेंट जनजाति जनसंख्या है तो 8.63% क्या है, भारत में जनजाति जनसंख्या निवास करती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहीं मध्य प्रदेश में 21.09% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। जनजाति जनसंख्या को हम निकालते कैसे कि हमारी जितनी टोटल जनसंख्या कितनी है, भारत हो या इंडिया, तो हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है, उसमें कितनी क्या एसटी है। तो जो हम एसटी में टोटल जनसंख्या क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो हमें परसेंटेज क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है कि हमारे पास इतनी क्या है,
अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो भारत में कितनी है? भारत में है 8.63% ST, 8.63% ST, जबकि मध्य प्रदेश में 21.09% ST क्या करती है? निवास करती है। ओके, और हम आगे जानेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसमें कुल जनजाति जनसंख्या हमने आपको बताई है 21.09%। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रहने वाले लोगों में प्रत्येक पांचवा व्यक्ति क्या है? जनजाति वर्ग का है। यानी आप पूरे MP की बात करें तो काउंट करें तो वहाँ पर प्रत्येक पांचवा व्यक्ति आपको अनुसूचित जनजाति का मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या क्या है? अधिक है। तो मध्य प्रदेश में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक किस वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का? तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक पांचवा व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजाति उपयोजना है, कुल क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में जो जनजाति उपयोजना क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसमें 30.19% पर क्या है? जनजातियों की निवास पाया जाता है आपको, जिसमें 26 बड़ी, 5 मध्यम, 6 लघु जनजाति विकास परियोजना संचालित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति वर्ग के लिए 30.19% जनजाति उपयोजना क्षेत्रफल में 26 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, 5 मध्यम चल रही हैं, 6 लघु जनजाति विकास परियोजना क्या हो रही हैं? लगातार संचालित की जा रही हैं। 30 माडा पॉकेट हैं। प्रदेश में कुल 52 जिलों में 21 आदिवासी जिले हैं। ये 52 जिलों का डाटा है क्योंकि अब 55 हो चुके हैं वर्तमान में। तो 52 में से 21 जिलों में क्या है? आदिवासी जिले हैं, जिनमें क्या है? जनजातियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। 52 में से 21 जिलों में क्या करती हैं? जनजातियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं, जिनमें 6 पूर्ण रूप से जनजाति बहुल जिले हैं। 21 में से भी 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ST ही रहती, पूर्ण रूप से जनजाति जनसंख्या ही यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। और 15 जो होते हैं उनमें आंशिक यानी कम मात्रा में जनजाति पाई जाती है। 6 में पूर्णतः जनजाति ही मिलेगी आपको और 15 में कम मात्रा में आंशिक रूप से जनजाति जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो टोटल 52 जिलों के रिकॉर्ड के अनुसार 21 में क्या है? आपकी ST पाई जाती है, 21 में भी 15 में आंशिक रूप से जनजाति है और 6 में पूर्ण रूप से ST जनसंख्या का क्या है? निवास है। 6 में पूर्ण रूप से क्या है? ST जनसंख्या का निवास है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में विकास खंड है, मध्य प्रदेश में जो जनजाति विकास खंड है उनकी संख्या कितनी है? 89। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित जो विकास खंड है वो 89 है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में जो है विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, भारिया, सहरिया के और 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अब संचालित है। तो जो 15 जिले हैं उनमें विशेष पिछड़ी जनजाति जो है हमारी, उसमें बैगा, भारिया, सहरिया के अपकरण संचालित हैं और 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह के अपकरण क्या है? संचालित हैं। प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें तो उनमें आ जाते हैं हमारे बैगा, भारिया, भील, गोंड। इन सब जनजातियों का क्या रहता है? पूर्णतः क्या रहता है? उनका निवास रहता है। इन सब जनजातियों का क्या रहता है? निवास रहता है। ये देखो, अगर मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियों में आपके भील आ जाएंगी, भिलाला आ जाएंगी, बरेला, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, सौर, पटेलिया, मवासी, पनका, कंबर, हल्बी, मुंडा, खारिया इत्यादि। यानी मध्य प्रदेश में लगभग संपूर्ण जनजाति समूह ही आपको देखने को मिलेगा। भील हो गए, भिलाला हो गए, बरेला हो गए, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, भारिया, बैगा, सौर, बंजारे, कंबर, पनका, पारधी, भवासी, पटेलिया, खुरिया, सारे जनजाति समूह आपको क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 47 जनजाति समुदाय क्या करते हैं? निवास करते हैं या पाए जाते हैं। कितने? 47 जनजाति समुदाय क्या है? पाए जाते हैं। प्रमुख जनजातियों में अगर हम बात करें तो इनकी बोलियां वो रहती है, भीलों की भीली रहती है, ठीक है, बिलाला की बिलाली रहती है,
बरेला की बरेली रहती है, गोंडों की गोड़ी रहती है, और जो मवासी होते हैं उनकी मवासी रहती है, कोरकुओं की कोरकू रहती है। तो जो जनजाति होती है उससे संबंधित क्या है, उनकी बोलियां भी विशेष प्रकार की उनमें बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में जननायक व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो उनमें टंट्या भील आ जाते हैं, भीमा नायक आ जाते हैं, ख्वाजा नायक, संग्राम सिंह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ठीक है, रानी दुर्गावती, ये गौड़ रानी है, यानी गौड़ जनजाति से संबंधित थी। बादल भोई, राजा बबूत सिंह, ये सारे जनजाति क्या है, व्यक्तित्व हैं। और रघुनाथ मंडलोई, ये भी बिलाला हैं। राजा डिल्लन शाह गौड़ हैं, राजा गंगाधर गौड़ हैं, सरदार विष्णु सिंह उइके हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में भी हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जनजाति जो व्यक्तित्व हैं इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपने बलिदान देकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था। इनकी गौरव गाथाएं आज भी हमें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। वर्तमान में तो सरकार इनके जो व्यक्तित्व हैं, इनके कार्यों को महत्व प्रदान कर रही है। उनके नाम पर संस्थान खोले जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कोई भी रेलवे स्टेशन है या कोई पुलिस स्टेशन उसके नामकरण किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जनजाति व्यक्तित्व के कार्यों को महत्व प्रदान किया जा रहा है। ओके, मध्य प्रदेश ने क्या किया है, देश विदेश में जनजातीय कला की एक विशेष पहचान बनाई है। काफ़ी सारे जो व्यक्तित्व हैं जनजातियों के, उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उनकी कलाएं विदेशों में भी अपनी छवि को आज क्या कर रही हैं, उकेर रही हैं। आगे हम देखेंगे कि जनजातियों से संबंधित कई सारी चित्रकला होती है। मिट्टी शिल्प हो गया, धातु शिल्प हो गया, कांच शिल्प हो गया, कंगी शिल्प, छिपा शिल्प, इनके बारे में भी क्या करेंगे, हम एक अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में क्या करते हैं, हम एक समराइज्ड यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या उनके बारे में बोला गया था। तो सबसे पहले हमें आपको एक शॉर्ट में यहाँ बता दें कि जो भी हमारे जनजाति वर्ग होते हैं, जैसे हम प्रेजेंट में देखते हैं हमारा जो वर्तमान है कि लिव इन रिलेशनशिप के नाम से हमने एक अवधारणा सुनी है। क्या सुनी है, लिव इन रिलेशनशिप के नाम से हमने एक अवधारणा सुनी है, जिसमें क्या होते हैं, तो जो युवक व्यक्ति होते हैं साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, और उनका सामंजस्य बैठ जाता है, तो फिर उनका आगे क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो वही जो वर्तमान प्रथा आज चल रही है, वो सोचो वो हमारी जनजातियों में पहले से विद्यमान है। मतलब कहने को तो वो पिछड़ी हुई है, लेकिन वो कितनी मॉडर्न है, उनका सोचना, उनका समझना, उनके कार्यों में कितनी मॉडर्न ख्याल हैं, जो हम आज मॉडर्न युग में जीकर भी पुराने लेकिन उसी ख्यालों से जुड़ जाए। क्योंकि हम मॉडर्न युग में रहते हैं, सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न खाना खाते हैं, लेकिन हमारे विचारों में आधुनिकता नहीं है। ये आधुनिकता हमें जनजातियों के विचारों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ जो समाज होता है वहाँ मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलता है। वहाँ घर की महिलाओं को आर्थिक कार्यों में समान भागीदारी प्रदान की जाती, जो कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बहुत कम मात्रा में है। वहाँ जो युवक युवतियाँ होती हैं, लेबर रिलेशनशिप में पहले से वहाँ की प्रथा है कि एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, फिर ये फैसला करो कि आप लोगों को साथ रहना है कि नहीं रहना, फिर उसकी शादी की जाती। तो जिस लेबर रिलेशनशिप का हुआ आज हमारे साथ हमारे वर्तमान में बना हुआ है, वो लिव इन रिलेशनशिप जनजातियों में पहले से क्या थी, विद्यमान थी। तो उन जो प्रथा थी उनको युवा गृह कहते थे, हिंदी में उनको युवा गृह के नाम से जानते थे, और विभिन्न जनजातियों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे गौड़ जनजाति होती थी तो उसमें युवा गृह को घोटुल के नाम से जानते थे। किसी के नाम से जानते थे, घोटुल के नाम से जानते थे। मुंडा जनजाति में गतियोरा, लिव इन रिलेशनशिप, गौड़ों में गोटुल, मुंडा में गतियोरा, भारिया में रंगभंग, उरांव में धुमकोरिया, भुइयां में धनगर वंश और मुड़िया में घोटुली के नाम से जानी जाती है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, युवागर प्रथा है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम ये देखें कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक समराइज फॉर्म में टू द फैक्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जनजाति क्या होते हैं, एक आदिम समूह होते हैं जो कि हमारा आधुनिक समाज से थोड़े हट के रहते हैं। उनकी विशेष संस्कृति होती है, विशेष भाषाएं होती हैं, विशेष उनके रहन सहन होते हैं, उनके खान पान होते हैं, उनके फेस्टिवल्स, उनके रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, इन्हें सबसे पहले ठक्कर बाप्पा ने इन्हें आदिवासी नाम दिया था। ठक्कर बाप्पा ने सबसे पहले जो हमारे आदिम जनजाति समूह उनको आदिवासी नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। अगर हम इनको परिभाषित करने जाएं तो जनजाति वह आदिम समूह हैं जो एक निश्चित भूभाग में क्या करते हैं, निवास करते हैं,
इनकी एक अलग संस्कृति होती है, अलग रीति रिवाज यानी कि रिचुअल्स होते हैं, अलग भाषा होती है। इन्हें हम जनजाति के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। मध्य प्रदेश भारत में क्या है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब राज्य के बाहर हैं, जो विकास सोपान में सबसे निचले पायदान पर हैं। क्योंकि इनका भौगोलिक एरिया हमसे कटा हुआ होता है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, कल्चर्स भी इनके अलग होते हैं, इनकी बोलियां भी अलग होती हैं, तो इनका हमसे क्या मेल मिलाप नहीं हो पाता, इसलिए कटाव महसूस करते हैं और ये विकास की धारा से क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। अगर हम शब्दकोश के अनुसार देखें तो जनजाति क्या एक सामाजिक समूह होता है जो निश्चित भूभाग पर क्या करता है? निवास करता है, जिसकी अपनी भाषा होती है, अपनी सभ्यता और सामाजिक संगठन का होता है। इस तरीके से क्या करते हैं? हम जनजातियों को परिभाषित करते हैं। जनजाति को आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। ठक्कर बाबा ने इन्हें आदिवासी नाम दिया था। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर आदि और वासी यानी अर्थात मूल निवासी। आदि माने प्रारंभ, जहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मूल हो गया, और वासी माने निवासी, यानी आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। ओके। मध्य प्रदेश की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। अधिकांश जनजातियों को आप देखेंगे तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित हुई, यानी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल की प्रजातियां हुई। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्युका और वनवासी कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राचीन हमारे संस्कृत ग्रंथ थे उनमें आदिवासियों को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो अत्विका और वनवासी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अत्विका और वनवासी आदिवासियों को ही प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा जाता था। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन यानी पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर संबोधित किया है। एससी को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हरिजन कहा था, यानी जो हरि के जन है, जो भगवान के जन है, वो हरिजन है। और गांधी जी ने एसटी को कहा है गिरिजन, जो पहाड़ पर्वत पर रहने वाले लोग हैं वो हो गए आपके गिरिजन। मध्य प्रदेश में दो बड़ी जनजाति निवास करती हैं, पहला भील है और दूसरा गोंड है। इसी का उल्टा हो जाता है भारत में। भारत में सबसे पहले आएगी गोंड, दूसरे नंबर पर आएगी भील। तो भारत की दो बड़ी जनजातियों की बात करें तो गोंड और भील है, और मध्य प्रदेश की दो बड़ी जनजातियों की बात करें तो सब फर्स्ट भील आएगी, सेकंड पे गोंड आएगी। ओके। अब देखेंगे जो हम ऊपर भी पढ़ के आए उसको फिर से एक बार देख लेंगे कि जो हमारे जीएस घुरिये जी हैं उन्होंने आदिवासियों को किस नाम से संबोधित किया था। तो हमारे जीएस घुरिये जी यानी गोविंद सदाशिव घुरिये जी ने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा था। क्या कहा था? आदिवासियों को पिछड़े हिंदू के नाम से उन्होंने क्या किया था? संबोधित किया था। डॉक्टर दास ने उन्हें विलीन मानवता कहा था, यानी जो अपने अस्तित्व खोते जा रहे हैं। डिग्रियर्सन ने उनको पहाड़ी जनजाति कहा था। विश्व की सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक जनजातियां किस देश में पाई जाती हैं, तो वो है अफ्रीका देश। ठीक है। उसके बाद भारत में जब तो फर्स्ट कौन हो गया? फर्स्ट हो गया आपका अफ्रीका, दूसरा इंडिया हो गया। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या तथा सर्वाधिक जनजातियां प्रकार दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अगर हम ये बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में। और अगर हम दूसरा प्रश्न ये करें कि सर्वाधिक जनजातियों का प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, तो वो भी मध्य प्रदेश में ही रहती हैं। ओके। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं वो 153 यानी 1,53,00,000 जनजातीय वर्ग हैं मध्य प्रदेश में। ओके। जो कि कितना है? 21.09% है टोटल जनसंख्या का। ओके। बैरियर एल्विन ने क्या कहा है? जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए। बैरियर एल्विन ने कहा था कि जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए। सन 1960 में गठित प्रथम अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, प्रथम अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे UN ढेवर, जो फर्स्ट हमारा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का गठन किया गया था, तो उसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछ सकते थे, वो है UN ढेवर। और बैरियर एल्विन ने क्या कहा था कि जनजातियों को नेशनल पार्क में रखा जाए। आपसे पूछेंगे कि किसने कहा था कि जनजातियों को
नेशनल पार्क में रखा जाए। तो बैरियल में, क्योंकि बैगा जनजाति पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द बैगाज। तो जनजातियों के बारे में काफ़ी गहन अध्ययन किया है इन्होंने। ओके, जनजातीय विकास हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। इसको याद कर लीजिएगा आप। यदि हम भारतवर्ष के संदर्भ में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनजातीय जनसंख्या की आबादी कितनी थी, 8.63%। मध्य प्रदेश हमने आपको बता ही दी है 21.09%। ये सब के आंकड़े क्या हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी थी, 21.09%। भारत में कितनी है, 8.63% आबादी। देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का मध्य प्रदेश में 14.69% हिस्सा निवास करता है। देश में जितनी भी जनजातियां हैं उनका 14.69% हिस्सा क्या करता है, मध्य प्रदेश में क्या करता है, निवास करता है। मध्य प्रदेश में क्या करता है, निवास करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 जनजातियों बैगा, भारिया, सहरिया को विशेष पीढ़ी जनजाति घोषित किया है, जिसे हम बोल लेते हैं PBTG ग्रुप, है ना। तो PBTG ग्रुप में 75 जनजातियाँ शामिल हैं, जिसमें 3 मध्य प्रदेश से हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। जनजातियाँ लगभग 24 प्रमुख जनजातियों सहित 46 जनजातियाँ निवास करती हैं। यानी अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो 46 जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। और वो भी 2 पेटियाँ हैं, 2 पेटियों में इनका घनत्व बहुत ज़्यादा, यानी भारी मात्रा में इनका सकेंदर हमें देखने को मिलता है। तो झाबुआ से अगर हम सतपुड़ा तक की बात करें तो एक पेटी ये हो गई, दूसरी मेकर पर्वत से बघेलखंड तक हमें जनसंख्या जनजातियों की सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यानी सर्वाधिक मात्रा में सकेंदर मतलब इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। इसको बोलते हैं हम संकेंद्र, यानी जहाँ पर घनत्व अधिक होता है जनजातीय आबादी का। तो कौन कौन सी 2 पेटियाँ हैं, झाबुआ सतपुड़ा और मेकर पर्वत से बघेलखंड। इनको क्या करेंगे, आप याद कर लें। फिर हम कुछ जनजातियों के नाम भी देख लेंगे और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में भी क्या कर लेंगे, हम अध्ययन कर लेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें मिलेगी अगरिया जनजाति। सबसे पहले क्या मिलेगी, अगरिया जनजाति हमें क्या करेगी, देखने को मिलेगी। तो जो अगरिया जनजाति है, ठीक है, इसकी कई सारी क्या है, उपजातियाँ पाई जाती हैं। गत्ती, गेता, गोंड, गोवारी, हिल, मारिया, है ना, कंडवा। आंध्र जनजाति की कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, इनकी उपजातियाँ भी होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जातियों में उपजातियाँ पाई जाती है, SC में भी कई सारी उनकी उपजाति होती हैं, वैसे ST की भी कई सारी उपजातियाँ क्या है, हमको देखने को मिलती हैं। कई सारी उपजातियाँ देखने को क्या मिलती हैं। बैगा के खिरवार, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, ये सारे क्या है, इनकी उपजातियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। बहना के देखो मारिया, मारिया, महना, मंडोर। बारिया की देखो ये उपजातियाँ होगी, भूमिया, भूइयार, पंडो, बारिया, पलिहार, पंडो, है ना। मोंगिया, मोदा, मुडिया, मुरिया, नगाची। बतरा की ठाटिया, ठोटिया, बड़े मारिया। भील बिलाला के हलवा मिलेंगे आपको, हलवी मिलेगी। भील मीना के कमार मिलेंगे। ये सारी जनजातियाँ क्या है, इनका नामकरण है। सारी जनजातियों को क्या है, इनका ये नामकरण है। ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। बुझिया पाई जाती है, बियार पाई जाती है, बिंजभार, बिरहोल, बिरहोर, डामोर, डामरिया, घनवार, गदावा, गदबा, हलवा, हलवी, कमार, कोरकू, कंबर, कोर, चेरवा, राठिया, तंबर, चन्नी, इतनी सारी जनजातियाँ क्या है, निवास करती हैं। बिलोपित, खेरवार, कोंदर, खारिया, कांट, खोंड, कंद, कोल, कोलम, गोंड, अरख, अर्राख, गगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, मटोला, मिम्मा, भूता, ये सारी क्या जनजातियाँ मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती हैं। कोयला भूतिस, कोयला मूती, भार, बायसन हॉर्न, मिम्मा, धुरू, मारिया, डंडा में, छोटा मारिया, धुरवा, धोबा, धुलिया, माझी, कोरबा, कोड़कू, बोपची, मुआसी, नाहुल, धोंदी, यानी मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियाँ हमें क्या हैं, देखने को मिलती हैं। 2 सकेंद्र इनका किस पेटी में पाया जाता है। सकेंद्र हम आपको मैप से समझाते हैं कि मध्य प्रदेश में इनका सकेंद्र क्या है, किस पेटी में पाया जाता है। तो इनका सकेंद्र मध्य प्रदेश में किस पेटी में पाया जाता है, ये देखें। तो 2 पेटियाँ मुख्य कौन कौन सी पेटियाँ हैं,
झाबुआ से और सतपुड़ा की पेटी। इस पेटी में आपको सर्वाधिक संख्या केंद्र मिलेगा जनजातियों का। कौन सी पेटी है? झाबुआ से सतपुड़ा। दूसरी पेटी कौन सी है? मैकल से बघेलखंड। ये दूसरी पेटी है मैकल से बघेलखंड वाले। तो ये दो पेटियों में हमें जनजातियों का क्या है? सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। पहला कहाँ है? झाबुआ से सतपुड़ा मैकल, सतपुड़ा, और दूसरा मैकल से बघेलखंड। इनमें हमें जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो आज हमने जनजातियों के बारे में जाना कि उनका भौगोलिक संकेंद्रण कहाँ क्या है, भौगोलिक वितरण कैसा है, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो भौगोलिक वितरण को हमने विस्तार से जाना कि कौन सी दो पेटियाँ हैं, झाबुआ से सतपुड़ा, मैकल से बघेल, कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, उनके संवैधानिक प्रावधान और उनके उपनाम के बारे में हम पहले ही जान चुके थे। हमने यहाँ ये भी जाना कि जो जनजातियाँ हैं उनका युवागृह प्रथा में उनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे घोड़ों का घोटुल हो गया, है ना, भारिया का रंग भंग हो गया, उरांव का दुमकोरी हो गया, बुढ़िया को गोटली हो गया। तो इन सारे जो युवागृह प्रथा हैं, इन लिव-इन रिलेशनशिप को जनजातियों में किस नाम से जाना जाता है, इसको भी हमने विस्तार से जाना। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जो जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान को लेकर रहेगा कि हमारा संविधान क्या कहता है उनके बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, किसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, क्या क्या उनके लिए स्टेप लिए गए संविधान में, इसके बारे में क्या है हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताया आप उनको नोट कर लीजिएगा, जैसे याद कर लीजिएगा, ताकि वो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के काम आएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।